नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ द बेस्ट सीईओज़ ऑफ द वर्ल्ड। आज से करीब 16 साल पहले एक रिसर्च हुई थी। टोटल 5 साल तक रिसर्च की गई थी 10-12-20 लोगों की टीम लेकर के। जिम कॉलिंस नाम के एक एजुकेशनिस्ट ने, एक बिजनेस जर्नलिस्ट ने, उन्होंने खोज की थी कि जो भी दुनिया में कंपनीज़ हैं उसमें से जो बेस्ट कंपनीज़ हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है सबसे ज़्यादा समय तक के लिए, उनमें कौन सी खास खास बातें थी और उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। तो उस बुक का नाम है गुड टू ग्रेट। जिम कॉलिंस ने इसको लिखा है। मेरी ज़िंदगी में अगर मैं किसी भी बुक को ख़ास मानता हूँ तो इसलिए मानता हूँ क्योंकि उसने कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं जो हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों चाहे कम पढ़े लिखे हों, हम उन चीज़ों को तुरंत लागू कर सकते हैं। और जिम कॉलिंस ने सिंपल सी 4-5 चीज़ें बताई हैं बिज़नेस के बारे में, और वो सारी की सारी चीज़ें हम आज के आज लागू कर सकते हैं। पता है, MBA में आप चाहें पढ़ाई करें 4 साल 5 साल तक, उसके बाद जब आप कॉलेज से निकल के आते हैं तो आपको क्लियर नहीं होता कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या लेना है, अगले स्टेप में क्या करना है। लेकिन इस तरह की जो बुक्स आती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी होती हैं उन कंपनीज़ के CEOs की जो कंपनीज़ बेस्ट होती हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती हैं। बहुत खास हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं और बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें हैं। जैसा हम और आप मानते हैं ये वैसी नहीं है। जी हाँ, 4-5 चीज़ें हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो जिम कॉलिंस के हिसाब से कंपनीज़ जो कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे कमाती हैं, जिनकी कंपनीज़ का ग्रोथ सबसे तेज़ होता है, वो है ये 2 शब्द हैं। इसको चाहिए तो आप कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहला है विल और दूसरा है ह्यूमिलिटी। विल एंड ह्यूमिलिटी, ये दोनों सिंपल वर्ड्स हैं। विल मतलब आपकी इच्छा शक्ति, कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो, और दूसरी चीज़ होती है ह्यूमिलिटी, आपके अंदर में विनम्रता, किसी भी चीज़ के साथ अच्छे से व्यवहार करना। लेकिन थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो समझ में आएगा। किम्बरले क्लार्क नाम की एक कंपनी थी काफ़ी साल पहले, आज से करीब 50 साल पहले, और चल रहा था ठीक ठाक मामला, बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। उनकी पेपर मिल्स थी, स्ट्रगल कर रही थी। फिर फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इकट्ठा होकर के डिसाइड किया कि डार्विन स्मिथ नाम का उन्हीं के यहाँ एक एम्प्लॉई था जो 15-16 साल से काम कर रहा था, एक लॉयर था, उसको CEO बनाया गया। लोग सरप्राइज थे बिकॉज इनके अंदर में CEO बनने के लिए कोई बहुत बड़ी ग्रैंडियोसिटी और कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं था, ये बहुत भव्य नहीं थे, बट उनको बना दिया गया। एक बंदे ने तो बुलाकर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको बुलाकर बोला भी, यार तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कोई क्वालिटी नहीं जिसकी वजह से तुमको CEO बनाना चाहिए, पता नहीं क्यों बना रहे हैं। फाइनली इसको बना दिया गया CEO। और CEO बनने के बाद इस बंदे ने, इसके 1 साल बाद ही इसको कैंसर भी हो गया, गले का कैंसर हुआ था। सबने यही सोचा कि अब तो ख़त्म हो गया हमारी कंपनी। लेकिन जब इसने अपना कारोबार संभाला तो उसने लोगों से यही कहा, अपनी टीम से कहा कि देखिए मैं CEO बन चुका हूँ, मुझे कैंसर भी है, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है 1 साल के अंदर मर जाऊँगा, लेकिन 1 साल तक तो ज़िंदा हूँ, तो 1 साल में जो कुछ भी कर सकते हैं, लेट्स डू इट। इस बंदे ने 25 साल तक इस कंपनी को घसीटा और 25 साल में स्टॉक मार्केट में जनरल किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप पैसा लगाएंगे उससे 40 गुना ज़्यादा इंप्रूवमेंट इस बंदे ने दिखाया। 40 गुना ज़्यादा। उसका ग्राफ दिखाऊंगा मैं आपको, पहले और बाद में। जब डार्विन स्मिथ इस कंपनी में आए थे उसके पहले और उसके बाद में, आप देखिएगा डिफरेंस क्या है। मार्वलस। तो ये कैसे इंसान थे? सिंपल से इंसान थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे। ड्राइवर से, मजदूरों से उनका रोज़ का मिलना जुलना होता था। छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं जाते थे, हवाई जहाज़ में नहीं घूमते थे, प्राइवेट जेट में नहीं घूमते थे। सिंपल से आदमी थे, मीक लोग कहते थे, सेल्फलेस टाइप के। लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट था, हम्बलनेस। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या था इनका? डिटर्मिनेशन। जब कोई चीज़ सोचते थे कि इसको करना है तो करना है। जब ये आए थे तो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया था, जो कि स्टॉक मार्केट में, न्यूज़पेपर्स में और मीडियाज़ में बोला गया था कि स्टॉक मार्केट में भी उस समय उनका शेयर गिर गया था कुछ दिनों के लिए। और वो डिसीजन था, कंपनी जो कि पेपर की मिल की कंपनी है उसकी सारी मिल्स को बेच दिया उन्होंने। लोगों ने कहा ये तो आदमी पागल हो गया है, ये कंपनी को बेच करके भाग जाएगा, या तो ये डिप्रेशन में चला गया है। लेकिन ये उस टाइम का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। इसी की वजह से उनकी कंपनी बहुत आगे बढ़ी। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ह्यूमिलिटी और दूसरी विल पावर। इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, यही आज का मुद्दा है, तो समझते हैं।
क्या ये सीईओज़, क्या लीडर्स को एम्बिशियस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब तक एम्बिशियस नहीं होंगे आप, एम्बिशियस मतलब कुछ करने की, कुछ ग्रोथ करने की, कुछ बड़ा करने की इच्छा। सारे कंपनीज़ के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबकी इच्छा होती है कुछ बड़ा करने की, इसको बोलते हैं एम्बिशियस। लेकिन जो सीईओज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, उनकी एम्बिशन में और बाकी सीईओज़ के एम्बिशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और ये थोड़ा फ़र्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये एम्बिशियस तो होते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय अपने लिए नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? मैं एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूँ। डेविड मैक्सवेल नाम के एक आदमी थे जिनको सीईओ बनाया गया। फेनी माई नाम लिख लीजिए आप, मैं लिख देता हूँ उसका नाम, आप इसको कॉपी कर लीजिए और जाकर के सर्च करिएगा कि कितनी बड़ी कंपनी है। हम लोग ने आपको उसका नाम भी नहीं सुना है, जो लोग भी सेक्टर में जानते हैं। तो फेनी माई जब उसको सीईओ बनाया गया था उस कंपनी का, तो उस समय ये कंपनी $1 मिलियन हर रोज़ का लॉस में जा रही थी। ये आए, इन्होंने खूब मेहनत की और कंपनी को काफ़ी ऊंचा उठाया। जितना इनका स्टॉक था, उस स्टॉक के बदले में इनको रिटायरमेंट फंड के फॉर्म में $20 मिलियन मिल रहे थे। बट इस बंदे ने अपना रिटायरमेंट के पैसे में से बहुत बड़ा हिस्सा वापस दे दिया पुअर फंड्स को, जिसमें कि गरीबों को, उन्हीं की कंपनी के जो गरीब एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए हाउसिंग बनाने के लिए। तो ये बंदा जब इतना ग्रोथ करना चाहता है, इतनी बड़ी ग्रोथ करना चाहता है, तो अपने लिए क्यों नहीं करना चाहता है? यही उनकी क्वालिटी है। उनका एम्बिशंस होता है लेकिन वो एम्बिशन अपने लिए नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। वो लोग कहते हैं, ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीईओज़ बोलते हैं कि मैं काम करके जब जाऊं तो मैं चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद जब लोग मुझसे पूछें तो मैं कह सकूं कि ये देख रहे हैं, वो इतनी बड़ी कंपनी थी, इस कंपनी में मैंने काम किया है। और वहीं पर जो एवरेज या तो बिलो एवरेज सीईओ होते हैं, वो कैसे होते हैं? ये सीईओज़ जो एम्बिशियस होते हैं लेकिन अपने लिए, वो एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं। देखा गया है कि जो लोग भी अपने लिए खाली इंटरेस्टेड हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, जैसे कंपनी की ग्रोथ हो चाहे ना हो, इन सीईओज़ जब तक ये रहते हैं, ये इनकी वजह से कंपनीज बढ़ती हैं, लेकिन जैसे ये हटते हैं कंपनीज नीचे गिर जाती हैं। सुनने में लगेगा कि क्या बुरा है, लेकिन ऐसा है, बहुत बुरा है। बिकॉज जो ग्रोथ देखा गया है, बहुत एक जनरेशन तक नहीं, मल्टीपल जनरेशन तक के लिए, वो देखा गया है उन लोगों में जो लोग, एग्जाम्पल के तौर पर रबर मेड नाम की कंपनी थी जिसके सीईओ का नाम था गाल्ट, स्टैनली गाल्ट। इस बंदे ने जब आया, समय कंपनी डूब रही थी, इसने फिर से उसको रिवाइव किया, ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही ये बंदा गया, विदिन 5 years कंपनी डूब गई और कंपनी बिक गई। और जब ये कंपनी छोड़ के गया तो करोड़ों रुपए फ़ायदे के तौर में लेकर गया। और बाद में देखा गया कि उसने ग्रोथ के नाम पर किया क्या, R&D का जो रिसर्च वर्क का जो पैसा था वो कट कर दिया, जितने एम्प्लॉयज़ को, बहुत से एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया, और ग्रोथ का अचानक से जो प्रॉफिट मार्जिन था बड़ा दिखाई दे गया, और इसी की वजह से उसको प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी मिला। तो कहने का मतलब ये है कि एम्बिशियसनेस लीडरशिप में, बेस्ट जो लीडर्स होते हैं उसमें होता तो है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है बजाय अपने लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके अंदर में केवल अपने लिए एम्बिशन है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, तो आप इसको बोलते हैं लेवल 5 लीडरशिप। इस किताब में जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है लेवल 5 लीडरशिप। लेवल 5 को माना गया है बेस्ट, और इसमें दो चीज़ें अजीबोगरीब की कॉम्बिनेशन है। सबसे एक तरफ हम्बलनेस, मैं बताऊंगा इसके बारे में, और दूसरी तरफ एम्बिशन, विल पावर, कुछ करना है तो करना है। विल पावर या एम्बिशन किसके लिए? अपने लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन बेस्ट टू बेस्ट जो सीईओज़ होते थे, उनकी काम करने का स्टाइल कैसा होता था, किस टाइप के लोग थे ये, इसके लिए खास वर्ड यूज़ किया है जिम कॉलिंस ने। उनको बोलते थे, इनके अंदर में कंपेलिंग मॉडेस्टी थी। कंपेलिंग मॉडेस्टी, कंपेल मतलब आपको दिखाई दी जाएगी साफ साफ। जैसे आपको कहीं किसी का घमंड होता है वो साफ साफ दिखाई देता है, ऐसे ही उसका उल्टा मॉडेस्टी होती है, वो भी दिखाई दी जाता है। ढेर सारे अलग अलग टाइप के वर्ड्स यूज़ किए थे इनकी टीम ने जब उन सीईओज़ के बारे में खोजा। शाई, शर्मीले, बड़े दबे टाइप के, या हम्बल, वेल मैनर्ड, सेल्फ इफेसिंग, मतलब जहाँ पर भी अपने आप को छुपाना, अपने आप को दबाना। ऐसा आदमी जो ये नहीं चाहता कि मैं हाईलाइट में आऊँ, मेरा नाम खूब फेमस हो। ऐसे लोग नहीं थे। जब भी इनसे पूछा जाता था, ये लोग इंटरव्यू देने से मना करते थे, क्योंकि ये मानते थे जब हमारी कंपनी काम कर रही है और उसका रिजल्ट आ रहा है तो मैं कौन होता हूँ इसकी इनकी चीज़ों को के बारे में बताने के लिए। देखा गया जो बेस्ट हीरोज़, बेस्ट सीईओज़ थे, वो हीरोज़ नहीं बनना चाहते थे, लार्जर देन लाइफ नहीं बनना चाहते थे। वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम ही सब कुछ हैं इस कंपनी में। ये नहीं चाहते थे कि इनका नाम न्यूज़पेपर के बड़े बड़े फ्रंट पेजेस में आए,
मैन ऑफ द ईयर के फॉर्म में आए, ये इनके मन में इच्छा ही नहीं। इसलिए मैं जो भी इनके बारे में पढ़ रहा हूँ, ढेर सारे CEOs का नाम पढ़ा और मुझे इन नामों के बारे में कुछ पता ही नहीं। हालांकि उस समय तो काफ़ी पुरानी बुक है, आज की डेट में हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन उस समय के आर्टिकल्स में भी उनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि ये लोग चाहते थे इस तरह से कि उनका नाम ना आए। इसको बोलते हैं कंपेलिंग मॉडेस्टी। कंपेलिंग मॉडेस्टी मतलब विनम्रता, असीम विनम्रता होती थी इनके अंदर में। और वहीं पर उन कंपनीज़ के CEOs जो बहुत अच्छे नहीं थे, जिनकी कंपनीज़ ने बहुत अच्छा नहीं किया मार्केट में कंपेयर टू दिस, वो कैसे थे? वो बोस्टफुल थे, बड़ी बड़ी बातें करना। जैसे एक कंपनी थी, जैसे हमारे किम्बरले क्लार्क और डार्विन स्मिथ जैसे थे, वैसे ही एक उसी की तरह कंपनी थी स्कॉट पेपर, और उसके CEO थे आयल डनलप नाम था उनका। उनके जब इंटरव्यूज़ होते थे तो इस तरह से बातें करते थे, मैं तो 6 महीने के अंदर मैं इसको चेंज कर दूंगा इस कंपनी को, और मैं दुनिया का सबसे अच्छा टर्नअप दिखाऊंगा, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा। हर जगह पर मैं वर्ड्स आते हैं उनकी। वी वर्ड बहुत कम आता है। जो कुछ भी मैंने किया है वो सबको दिखाई देना चाहिए। इनफैक्ट हमारी जान पहचान में एक मैम है, वो काफ़ी मेहनती हैं, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे यही दिखाई देता है कि वो कहती हैं करो थोड़ा, दिखाओ ज़्यादा। लेकिन ये क्वालिटी बेस्ट CEOs की नहीं होती है। CEOs इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, किसको क्या पता चल रहा है, इस पर नहीं। उनका ये था कि रिजल्ट जब प्रोड्यूस होगा तो अपने आप दिखाई देता है। मैंने काफ़ी दिन पहले एक किताब उठाई थी, मतलब बायोग्राफी खरीदी थी। जब मैं बिज़नेस लीडर्स की बायोग्राफी खरीद रहा था, मैंने उठाई, 2-4-10 पेज पढ़े भी, मुझे पसंद नहीं आया वो आदमी। आज मैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ दोबारा तो मुझे याद आ रहा है। उसका नाम था ली इयाकोका। क्रिस्लर नाम की एक कंपनी थी जिसके ये CEO थे, और इनके दौरान कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया, काफ़ी ग्रोथ की। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इनका ये इतने फेमस होना शुरू हो गए, इतने आर्टिकल्स में, करीब 80 कमर्शियल्स में, टेलीविजन के ऐड आते थे, उसमें जाकर के इन्होंने इनका रोल, जैसे नहीं अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं वैसे इन्होंने ऐड देना शुरू कर दिया अपने आर्टिकल्स में, टेलीविजन शोज़ में जाकर के इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। और एक जगह पर तो इनके मुंह से ये भी निकला कि अरे ये कंपनी तो फिर भी छोटी है, मैं तो पूरे देश को 6 महीने में ठीक कर सकता हूँ, उसके देश की पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता हूँ। तो ये होते हैं कम टैलेंटेड CEOs। ये असली CEOs नहीं होते, ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। बिकॉज ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम क्या सीख पाओगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने इस कंपनी को छोड़ा, क्रिस्लर बिक गई। जब तक ये थे तब तक तो कुछ तरह से चल पाई, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गई। इनफैक्ट इन्होंने ही उस कंपनी को बेचने में इनका बहुत बड़ा रोल था, कहा जाता है। तो अगर कंपेलिंग मॉडेस्टी आपके अंदर नहीं है, मतलब अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, अगर आप अपने आप को नीचा करके कंपनी को आगे नहीं रखते हैं, तो बहुत बड़ी कंपनी बनाना इम्पॉसिबल है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट CEO। तो एक तरफ तो ये है कि आप अपने आप को दबाएंगे, अपने आप को नीचा करेंगे, तो लोग सोचेंगे कि आप कमज़ोर हैं। लेकिन दूसरी कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटी जो CEO की होती है, बेस्ट CEO की होती है, उसको बोलते हैं अनवेवरिंग रिजॉल्व टू डू व्हाट मस्ट बी डन। मतलब जो चीज़ किया जाना है ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए, फ़ायदे के लिए, उसको करने के लिए बिल्कुल भी डर नहीं, बिल्कुल भी घबराहट नहीं। मतलब करना है तो करना है, जो सही है उसके लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस जब लेते हैं लोग तो डर जाते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं, इसी डर से कहीं मेरे टाइम के दौरान जब अगर ये डिसीजन ले लिया गया और फेल हो गया तो मेरा नाम खराब होगा। लेकिन जो बेस्ट CEOs हुए हैं, उन्होंने किस तरह से प्ले किया है जब इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने थे तब। जैसा कि आपने देखा कि डार्विन, स्मिथ जब CEOs बने तो उन्होंने सबसे बड़ा डिसीजन क्या लिया, मिल्स को बेचने का। एक किम्बरले क्लार्क मिल की कंपनी है और उसके मिल्स ही बेचती है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और अगर ये गलत हो जाता तो उनकी नौकरी चली जाती, बदनामी भी होती, बट उन्होंने लिया क्योंकि ये ज़रूरी था। एक और कंपनी है आजकल, बहुत बड़ी कंपनी, आप जानते ही हैं, एबट नाम की। उसके जो लेवल 5 लीडर थे उनका नाम था केन, जॉर्ज केन। जब वो आए थे, जब CEO बने थे, तो कंपनी के पास बहुत प्रॉफिटेबल ढेर सारी मेडिसिन नहीं थे, एक आध इक्के दुक्के चल रहे थे। एरिथ्रोमाइसिन दवाई की वजह से वो लोग खूब पैसे कमा रहे थे, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके पास। फिर जब वो आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जो नॉर्मली बड़ी कंपनीज़ में डिसीजन नहीं लेते लोग। मेरी भी जान पहचान में कुछ कंपनीज़ हैं जो इस तरह के डिसीजन लेने में बहुत घबराती हैं।
उन्होंने अपनी कंपनी में से नेपोटिज्म ख़त्म कर दिया। नेपोटिज्म जानते हैं क्या होता है? नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, कि मैं हूँ तो मेरी कंपनी के जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस होंगे वो मेरे चचेरे भाई, मेरा रिश्तेदार या जिनको मैं जानता हूँ वो बनेंगे। इस बंदे ने क्या किया, जो की पोजीशंस थी कंपनी की, उसमें देखा अगर उस बंदे को उस काम का एक्सपीरियंस नहीं है, उस काम के लायक नहीं है, अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, उन सबको निकाल दिया, चाहे वो उसका नज़दीकी रिश्तेदार क्यों ना हो। इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कौन ले सकता है? वही आदमी जो कंपनी के बारे में पहले सोचेगा बजाय अपने बारे में। आजकल कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स भी ऐसा काम कर रही हैं, हम आप जानते हैं, और उसके लिए उनका बड़ा नाम भी हो रहा है। तो आप जब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं तो उसको लेने के लिए आपके अंदर में अनवेवरिंग रिजॉल्व है कि नहीं है। अनवेवरिंग रिजॉल्व मतलब ज़रा सा भी टस से मस नहीं होना, घबराना नहीं, जो चाहिए जो करना है वो करना है। और अगर आप मल्टी बिलियन डॉलर बहुत बड़ी कंपनी बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में तो बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपको कंपनी को बेस्ट बनाने के लिए डिसीजंस लेने हैं, उनके लिए तो आपको अनवेवरिंग ही होना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं पड़ेगा। अगर आप घबराए और घबरा कर सही डिसीजन लिया तो आप सही डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं, और आपकी घबराहट आपकी टीम तक, आपके प्रोडक्ट तक, आपकी सर्विस तक पहुंचती है। दिस इज़ सेकंड पॉइंट, अनवेवरिंग रिजॉल्व टू डू व्हाट मस्ट बी डन। थर्ड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको जिम कॉलिंस ने नाम दिया है विंडो एंड मिरर। जब भी इन सीईओ से पूछा जाता था कि आपकी कंपनी के जो फ़ायदे हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, तो ये पता है क्या करते थे? ये विंडो के बाहर देखना, मतलब बाकी और दूसरों को ये बताते थे। पूछा गया कि इतनी बड़ी सक्सेस आपकी कंपनी हासिल कर रही है, सर्किट सिटी नाम की जो कंपनी है उसके सीईओ एलन वर्डजिल से पूछा गया कि आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया, लोगों ने किया है, उनको जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से, जीई से, मार्केट से कितने ज़्यादा गुना प्रॉफिट हुआ, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? तो उन्होंने कहा किस्मत को, लक को। जितनी बार भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, जो बेस्ट कंपनीज हैं, उनके सीईओज़ को पूछा गया तो ये हमेशा यही प्ले करते रहे रोल कि या तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, हम सही समय पर सही जगह पर काम कर रहे थे, बस और कहीं नहीं। और जब इनसे पूछा जाता था कि कोई गलत डिसीजन होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार होता था, तब वो शीशे में देखते थे, मतलब खुद को। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते थे कि ज़रूर हो ना हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में कोई प्रॉब्लम थी। न्यूकॉर नाम की एक स्टील की कंपनी थी जो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और उसके सीईओ का नाम था केन इवर्सन। न्यूकॉर को केन इवर्सन ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई स्टील की, और उसी के दौरान सेम कंपनी सेम इंडस्ट्री में, स्टील की इंडस्ट्री में एक और कंपनी थी जो कुछ ही सालों में ख़त्म हो गई। उसका नाम था बेथलेम स्टील। अच्छा, उस दौरान जो स्टील की ग्रोथ में प्रॉब्लम क्या था? इंपोर्ट। उस समय चाइना से और बाकी देशों से स्टील बन के बहुत इंपोर्ट हो रहा था, इसलिए स्टील लोकल कंपनी में, लोकल इंडिया कंट्री में बनाना और उसको सेल कर पाना बहुत मुश्किल था। तो ये प्रॉब्लम तो सभी कंपनीज़ के साथ थी, लेकिन जो कंपनीज़ ख़त्म हुई उन्होंने इस प्रॉब्लम को कहा कि इसी की वजह से ही हमारी ग्रोथ ख़त्म हो रही है, मतलब कोई और कारण है। और न्यूकॉर ने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह माना और अपने आप को और ज़्यादा इनोवेट किया, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई न्यूकॉर को एवर्सन ने। कहने का मतलब क्या है? अगर आप प्रॉब्लम के दौरान किसी और को ब्लेम करते हो और सक्सेस के दौरान अपने आप को देखते हो, तो आप बेस्ट सीईओ नहीं हो सकते। एपीजे कलाम ने जब पहली बार रॉकेट उठाया था इंडिया से, तो उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल हो पाया है हम लोगों की टीम की वजह से। और जब कुछ बुरा होता है तो अपने अंदर देखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है, इसका नाम दिया है विंडो एंड मिरर। जब कुछ अच्छा हो तो बाहर देखो और लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, कुछ बुरा हो तो अपने अंदर में झांको और कुछ खोजो उसका हल। लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या लेवल 5 लीडरशिप हमारे अंदर में हम डेवलप कर सकते हैं? कैसे? कुछ चीज़ें हैं जो रुकावट की तरह आती हैं लेवल 5 लीडरशिप में। आप कब हम्बल नहीं होते हैं? जब आप किसी भी काम को करते हैं अपने लिए,
मतलब आप किसी काम को करते हैं पैसे कमाने के लिए, किसी काम को करते हैं नाम कमाने के लिए, किसी काम को करते हैं पावर कमाने के लिए, लेकिन उस काम को उसी काम के लिए नहीं करते। अगर आप किसी काम को, किसी कंपनी को बना रहे हैं उसी कंपनी की ग्रोथ के लिए, उसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, ना कि उस कंपनी से ग्रोथ के बाद आप पैसा कमाएं, आप फेमस हो जाएं, आप पावरफुल हो जाएं, अगर ये चीज़ है तो आप लेवल 5 लीडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस कंपनी का जब नाम हो तो मेरा नाम ना हो, तो बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। अजीब है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो इसीलिए बनना चाहते हैं बिकॉज उनको खुद के लिए पावर चाहिए। लेकिन अगर आपको खुद के लिए पावर चाहिए तो आपको पावर मिलती नहीं है, ये रिसर्च के साथ बताया गया है। तो कैसे लोग बने? धक्का मिला। जिन जिन सीईओज़ को देखा गया उनकी लाइफ में, जो बेस्ट सीईओज़ थे उनकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा धक्का आया। किसी को कैंसर से, किसी को वर्ल्ड वॉर में कुछ एक्सपीरियंस आया था, किसी को कहीं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आया था। वो सारी की सारी चीज़ों जो उन्होंने एक गहराई में जाकर के देखा कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इन ग्रोथ के लिए, उसकी वजह से उनके अंदर में एक डेवलपमेंट आया, एक हम्बलनेस आई। तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में जो धक्का लग रहा है, क्या आपको हम्बल बना पा रही है? आगे की पूरी बुक इसी के बाद चालू होती है। सबसे पहले तो लेवल 5 लीडर आपको बनना है। अगर आप लेवल 5 लीडर नहीं बन पाते हैं तो फॉरगेट अबाउट मेकिंग अ $multi-billion कंपनी, नहीं हो सकता आपके लिए। अब अगर लेवल 5 अगर आप लीडर हो जाते हैं तो आपको क्या क्या करना है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको काम का लगा, तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए और बेल बटन दबा करके इन वीडियोस को आप फटाफट अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। और डोनेट करने से हमारे वीडियोस फ्री रहेंगे। हमने बिज़नेस के और स्पिरिचुअलिज्म के अलग अलग कोर्सेज चालू किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना फ़ोन नंबर हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपको खुद ही कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच। आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज।